बंगाल में इस आईआर को लेकर कई सवालात हैं और कई इश्यूज हैं जिस पे बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ बड़ी तादाद में फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। आज इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुसूसी मेहमान जो एनआरसी के दौर से ही सरगर्म रोल अदा कर रहे हैं और बंगाल में एनआरसी को लेकर पूरे बंगाल में बेदारी मुहिम चलाई। आज हमारे साथ प्रसूनजीत बोस साहब मेहमान हैं। सर, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में सर वेलकम है। पहला सवाल ये है कि जब बिहार में जो एसआईआर हो रहा है और बंगाल में जो बिहार में जो एसआईआर हुआ और बंगाल में जो एसआईआर है उसमें क्या बुनियादी फर्क है? बुनियादी कोई फर्क नहीं है, लेकिन प्रोसेस में फर्क है। जी जी। बिहार में जो नोटिफिकेशन आया था तो उसमें वो लोग बोला था कि पहला ही जो चरण है जिसको इन्यूमरेशन फेज बोला जाता है, यहाँ घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म दिया जा रहा है और उसको वापस भर के जमा किया जा रहा है। तो बिहार में ये था कि शुरू में इलेक्शन कमीशन बोला था कि इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज है, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। बीच में जब सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और जब लोग इन्यूमरेशन फॉर्म उतना ज्यादा नहीं आ रहा था, तब इलेक्शन कमीशन उसको रिवाइज किया था और बोला था कि फिलहाल आप इन्यूमरेशन फॉर्म भर दीजिए, बाद में डॉक्यूमेंट दीजिएगा। जी। तो ये बिहार में हुआ था। बंगाल के सिर्फ बंगाल नहीं, अभी जो दूसरे चरण का जो एसआईआर है, ये 12 राज्य और केंद्रीय शासित जो अंचल है, यूनियन टेरिटरीज, ऐसे 12 राज्यों में जो है हो रहा है। इसमें 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो एनुमरेशन फेज हो रहा है, पहला चरण, इसमें जो है कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने का जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म बीएलओस घर घर जाके दे रहे हैं, उसको वापस भर के बीएलओस को सबमिट किया जा रहा है और बीएलओस को सबमिट करने का लास्ट डेट 4 दिसंबर को जो है 1 महीने का है। और इसी दरमियान कोई भी अगर चाहे, उनके पास ये एक्सेस है, तो वो ऑनलाइन जाके भी डॉक्यूमेंट मैंने बिना कोई डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन भी ये सबमिट कर सकते हैं 1 महीने के लिए। तो ये एक जो है फर्क बिहार के साथ यहाँ पे है। सर, ये मैं कई स्टोरी देखा हूँ जिसमें कहा जाए कि बंगाल में जो एसआईआर हुआ मिनी एनआरसी है। ऐसा क्यों लोग लिख रहे हैं? मिनी एनआरसी या बोल सकते हैं आप पार्शियल एनआरसी है, आंशिक एनआरसी है। तो वो इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें पहला चीज तो ये है कि आपको इन्यूमरेशन फॉर्म में ही आपको 2002 में आपका खुद का या आपका फादर या मदर या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर, इनका लिंक 2002 का इलेक्टोरल रोल के साथ आपको करना पड़ेगा, जिसका डिटेल आपको इन्यूमरेशन फॉर्म में भरना पड़ेगा। आपका अगर अपना नाम है तो अपना नाम दीजिए, अपना नाम अगर नहीं है तो आपका कोई ना कोई रिलेटिव का, फैमिली में क्लोज रिलेटिव जो है, फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का जो है देना पड़ रहा है। तो ये जो तरीका है ये अपने जो लिंकिंग का, तो इसी में तो सवाल आता है कि सिर्फ 2002 क्यों? सिर्फ 2002 क्यों? और 2002 से पहले का जो इलेक्टोरल रोल है वो क्यों नहीं? 2002 के बाद डिलिमिटेशन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज हो गए हैं, बंगाल में हुआ, बाकी जगह में भी हुआ। 2008 के बाद डिलिमिटेशन होने के बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है उनका विलोप हो गया, वो अभी है ही नहीं। जैसे अभी हम जहाँ बैठे हैं, ये पहले तालतला असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी था, अब इसको ये एंटेली में है। पहले का जो एंटेली कॉन्स्टिट्यूएंसी था वो उसमें जो वार्ड था वो अब दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए, तो ये बाउंड्रीज सब चेंज हो गए, पार्ट सब चेंज हो गए, तो इससे लोगों को परेशानी हो रही है। तो हम लोग ये कांग्रेस पार्टी से हम ये सवाल उठाए हैं कि 2002 से पहले और 2002 के बाद, खास करके डिलिमिटेशन के बाद, इलेक्टोरल रोल्स के साथ भी लिंकिंग आपको करवाना चाहिए। ये जो नहीं करवा रहे हैं, इसका लॉजिक ये है कि 2002 में अगर आपका नाम है तो आप नागरिक है। हम बोल रहे हैं कि इसका कोई बेसिस नहीं है, क्योंकि 2002 में कोई नागरिकता का परीक्षा नहीं हुआ, बंगाल में भी नहीं हुआ था और कहीं पे भी नहीं हुआ था, पहली मर्तबा ये हो रहा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं ये पार्शियल एनआरसी है। और जो सिस्टम अभी ये लोग चला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज्ड है, लेकिन अभी तक कोर्ट इसको सुनवाई हुआ नहीं है। 26 नवंबर को अगला हियरिंग है
हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या बोलता है। लेकिन हम लोगों का जो तर्क है, जो याचिका दिया गया है कांग्रेस के तरफ से, बाकी भी और पार्टीज है, डीएमके भी दिया है, उसमें हमारा तर्क ये है कि एनआरसी या नागरिकता का परीक्षा जी ये करने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं। ये अगर करना भी है तो ये होम मिनिस्ट्री और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कर सकता है। इलेक्शन कमीशन का ये काम जो है नहीं है, ये एनआरसी जो है करने का। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एक बैकडोर एनआरसी आप बोल सकते हैं करने का प्रयास और हो रहा है। सर, जब नेशनल मीडिया है, जिसको हम लोग गोदी मीडिया भी बोलते हैं, उसमें जो गुज़श्ता एक हफ्ते से लगातार ऐसी खबर चल रही है कि बड़े पैमाने पर लोग 124 परगना 900 परगना मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं और वीडियोस विजुअल भी चलाए जा रहे हैं। क्या इसमें कहाँ तक सच्चाई? अब तो पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं। देखिए, ये पहला चीज तो ये है कि पश्चिम बंगाल का आबादी अभी सरकारी हिसाब से 10 करोड़ से ज्यादा है। जी तो पहला चीज ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि ये पूरा का पूरा झूठ है। जी ये बात सही है कि बांग्लादेश के साथ हमारा हजारों मील से ज़्यादा जो है बॉर्डर है, और ये मुल्क 1947 से पहले एक ही जो है स्टेट था, एक ही प्रोविंस था बंगाल। पार्टीशन हुआ, फिर वेस्ट बंगाल और फिर ईस्ट पाकिस्तान बना, बाद में बांग्लादेश जो है बना। तो लोग यहाँ आते हैं, जी ऐसा नहीं है कि एकदम ही ये गलत बात है। जी लेकिन इसमें ये एक आधा सच है। जो लोग भाग रहे हैं उनका पहला चीज तो उनका संख्या कितना है, बहुत छोटा संख्या है, बहुत छोटा तबका है जो जी भाग रहे हैं। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इनका मजहब क्या है। जी यानी बांग्लादेश से जो लोग गैर कानूनी तौर से आ रहे हैं या जी बिना कोई पासपोर्ट वीजा के आ रहे हैं बॉर्डर पार करके, जी वो 99% वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं। ये सच्चाई को बीजेपी जो है पूरा मुल्क में इस सच्चाई को छुपा के गलतफहमी पैदा कर रहे हैं कि बांग्लादेश छोड़ के बड़े पैमाने पे मुस्लिम्स यहाँ पे जो है घुसपैठ उनका जो है हो रहा है। ये पूरा का पूरा गलत बात है। और मैं उन मीडिया से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये आप दिखा रहे हैं, पहला तो उनका सटीक संख्या बताइए जो भाग रहे हैं, दूसरा उनका मजहब क्या है ये बताइए, और तीसरा पश्चिम बंगाल से इतने सारे केस है, जो एक केस अभी बांग्लादेश के कोर्ट में चल रहा है, उनके बारे में मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है। जो सोनाली बीबी और स्वीटी बीबी का केस है, बीरभूम से का फैमिली है, गुड़गांव में काम करता था, गुड़गांव का पुलिस उनको बीएसएफ को बांग्लादेशी करार देके उनको बीएसएफ के हवाले किया, बीएसएफ ने पुशबैक करके बांग्लादेश में भेज दिया। वो लोग है बीरभूम के, वो लोग वेस्ट बंगाल के हैं, इंडिया के सिटीजन है, उनके पास वोटर कार्ड वगैरह सब है। उनको बांग्लादेश का पुलिस इंडिया से आए हुए घुसपैठिया करके पकड़ा और वहां उनको जेल में डाल दिया। उसमें सोनाली बीबी प्रेग्नेंट है, उनका बच्चा जो है होने वाला है। कोलकाता हाईकोर्ट में ये डायरेक्शन दिया कि इनको वापस लाया जाए। अभी भी उनको वापस लाने के लिए केंद्रीय सरकार कोई पहल जो है नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? इंडिया का एक नागरिक को क्यों आप इतना बेरहमी से एक प्रेग्नेंट औरत और उनका फैमिली को आप पुशबैक करके बाहर कर दिए घुसपैठिया बोल के? तो आपका तो ये तो गलत बात है। तो अपना गलतियों को वो लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो आप सही घुसपैठियों को आप पकड़िए। हाँ, आप गलत तरीके से इस तरीके का बिहार में ये पूरा जो प्रक्रिया चला, कितने घुसपैठिए पकड़े गए, एक भी संख्या इलेक्शन कमीशन बता पाया है? एक भी नाम इलेक्शन कमीशन बता पाए हैं? जी सर, वहाँ तो किशनगंज जिसके बारे में ज़्यादा हवा खड़ा किया जा रहा था, वहाँ के डीएम ने कहा कि एक भी आदमी हमें नहीं मिला है। अररिया जो बंगाल बॉर्डर का जो एरिया तो यही तो मैं बोल रहा हूँ जी जी कि घुसपैठ का मामले को पहले तो जितना होता है उससे कई गुना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। जी जी दूसरा, घुसपैठ अगर हो रहा है तो वो मूलतः जो है बांग्लादेश से हिंदू जो है जी वो यहाँ आते हैं। जी और ये बॉर्डर के एरिया में वो सिर्फ नॉर्थ 24 परगनाज नहीं, नॉर्थ 24 परगनाज में ज़्यादा है, लेकिन पूरा जो बॉर्डर एरिया है, नदिया हुआ, आपका मुर्शिदाबाद हुआ, मालदा हुआ, नॉर्थ बंगाल जो है, बहुत लंबा बॉर्डर है। तो आते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं, वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, ऐसे भी है। जी तो अगर बंद होना चाहिए तो सबके लिए बंद होना चाहिए, सबके लिए। उसमें फिर मजहब नहीं देखना चाहिए। जी यहाँ पे जो है
आ रहे हैं हिंदू, भाग रहे हैं हिंदू, और बोला जा रहा है ये सब मुसलमान है। ये सरासर झूठ है, गलत। सर मेरा सवाल ये मतवा समाज को लेके है कि मतवा समाज को सीए के जरिए फायदा पहुंचा दिया गया है कि जो लोग इंडियन सिटीजन नहीं है वो सीए के जरिए इंडियन सिटीजन बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ठाकुर नगर बनगांव में एहतजाज हो रहे हैं, एजिटेशन हो रहा है। आखिर उनकी नाराजगी क्या है? नाराजगी ये है क्योंकि सीए 2019 एक ढकोसला है, और वो ढकोसले को जो है इनको झूठ बोल के इनका वोट बीजेपी जो है पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में लेता रहा। जी अभी बोनगा का जो सांसद है जी 2019 में वो थे, वो जी। तो केंद्र में मंत्री भी है, शांतनु ठाकुर। शांतनु ठाकुर जहाज का मंत्री है। जी तो वो 2 बार जीते हैं जी ये बोल के कि हम बांग्लादेश से जो आए हुए लोग हैं उनको जो है, उनमें मुतवा एक बहुत बड़ा सेक्शन है, जी जी उनको जो है हम हिंदू होने के नाम पे हम जो है उनको नागरिकता देंगे। सिस्टम वो जो किया है उसमें फॉर्म भरने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा कि कौन सा तारीख को आप बांग्लादेश से घुसपैठ किए। तो ये तो कोई लिखेगा नहीं, क्योंकि वो मान लेगा कि मैं जो है घुसपैठिया हूँ, जी और उसके बाद उसको पता नहीं नागरिकता मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो घुसपैठिया करार हो जाएगा जी वो सरकार के नजर से। तो इसीलिए कोई अप्लाई नहीं कर रहा है। इसको लेके वहां विवाद है ज्यादातर। आज ये 2024 के चुनाव से पहले ये फॉर्म वो लोग चालू किया। जी आज तक मैं आरटीआई भी किया होम मिनिस्ट्री का कि आज तक 1.5 साल में कितने लोग अप्लाई किए और कितने को आप नागरिकता दिए। तो बोला हमारे पास इसका डेटा नहीं। झूठ बोल रहे हैं, उनके पास डेटा नहीं है, पोर्टल वही चला रहे हैं, जी। पोर्टल में तो तुरंत सब डेटा मिल जाता है। जी। तो वो एक्चुअली कोई किया नहीं है। वो संख्या बाहर आएगा तो उनको सभी लोग जो है उनको शर्म आएगा वो तथ्य से जो है ये पूरा देश भर में विवाद किया, एक कानून लाके उस कानून के तहत कोई अप्लाई जो है नहीं कर रहा है। जो मतुआ लोगों का अभी एजिटेशन है ये एकदम सही एजिटेशन है। जी वो बोल रहे हैं कि ये तरीका हमारा नागरिकता का नहीं हो सकता। आप अगर नागरिकता हमको देने हैं तो जिसको बोलते हैं अनकंडीशनल सिटीजनशिप होना चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि अनकंडीशनल सिटीजनशिप हमारे देश में इनको हमेशा मिलता रहा है, जी जी सिर्फ मतुआ को नहीं, जो भी बांग्लादेश से आए हुए हैं जी। ज्यादातर हिंदू ही हैं, उनको सिटीजनशिप किस तरीके से मिला? वो आए, वो यहाँ बस गए, 12 साल 15 साल यहाँ बसे रहे, उसके बाद क्योंकि वो यही के लोग हो गए, जी जी फिर हमारे देश में 12 साल बाद जिसको बोलते हैं आप नेचुरलाइज्ड हो जाते हैं, जी जी तो उनका नेचुरलाइजेशन हो जाता है, वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। जी 2003 में वाजपेयी सरकार जो है ये कानून बदल दिया था, और वो बोले कि नहीं, इनको ऐसे नागरिकता नहीं मिलेगा, और इनको जो है इनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। अगर वो बच्चा यहाँ भी पैदा हुआ, भारत में भी पैदा हुआ, तो भी उनको नागरिकता नहीं मिलेगा, और उनको जो है इलीगल माइग्रेंट का करार जो है, जो रिफ्यूजीज है उनको इलीगल माइग्रेंट का करार जो है दे दिया गया। तो वो मामला को अभी भी वो रिजॉल्व नहीं कर पाया। बीजेपी बोला हिंदू होने के नाम पे हम आपको देंगे, लेकिन उससे ये लोग ना खुश है, क्योंकि उसमें लिखना पड़ेगा कि आप कब जो है घुसपैठ किए हैं, तो ये अनकंडीशनल नहीं हुआ। जी तो ये लोग अभी भी अनकंडीशनल सिटीजनशिप मांग रहे हैं, और हम लोग सारे बीजेपी छोड़ के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टीज है, सभी उनके साथ सहमत है कि बांग्लादेश से आए हुए जो रिफ्यूजीज है वो कोई मजहब के आधार पे नहीं, रिफ्यूजी के आधार पे उनको जो है सिटीजनशिप मिलना चाहिए। सर मेरा आखिरी 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि देखा मैंने जो शुभेंदु अधिकारी है वो इलेक्शन कमीशन जाते इतना कागज देके कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है। अभी मुर्शिदाबाद बीजेपी डिस्ट्रिक्ट जो प्रेसिडेंट है बीजेपी, उनका दावा है कि हमने 1.5 लाख वोटों को पकड़ लिया है। क्या ये जो दावे किए जा रहे हैं इनका आधार क्या है, और इसमें किसी तरह की तो कोई मेरा सच्चाई तो है? सवाल चुनाव आयोग से होगा कि जब राहुल गांधी जी आरोप लगाए और वो तथ्य और वो सारा चीज वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा देश के सामने उन्होंने जो है रखा, उसका वीडियोस अभी भी आप देख सकते जी हैं। जी जी महाराष्ट्र के लेके किए, कर्नाटक लेके किए, अभी और भी खुलासा होगा इस तरीके का। तो ये तो बीजेपी कर नहीं रहा है, जी। उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसा डेटा दिखाना चाहिए सबको ताकि जी। देख पाए। दूसरी बात, जब राहुल गांधी पहली मर्तबा वोट चोरी का आरोप लगाए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो चुनाव आयोग का कमिश्नर जी। ये कभी नहीं हुआ,
चुनाव आयोग का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, एक संवैधानिक पद है उनका, उनका गरिमा है उस पद का, जी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लीडर ऑफ अपोजिशन के को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये चुनाव आयोग का शोभा नहीं देता। उन्होंने तब ये कहा कि भाई आप एफिडेविट पे ये आरोप कीजिए और हमको दीजिए, तो वो तरीका समझा रहे थे। तो मेरा ये सवाल है कि सीईसी जब बीजेपी बंगाल में ये सब आरोप लगा रहा है, सीईसी क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही एफिडेविट बीजेपी को साइन करने के लिए बोल रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये तो पक्षपात हो गया ना। आप जब कांग्रेस के लीडर ऑफ अपोजिशन है वो बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये गलत है और आप एफिडेविट दीजिए, तो यहाँ बीजेपी का जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो जब वही उसी तरीके का आरोप लगा रहा है यहाँ, और उस तरीके का भी मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि राहुल जी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा फैक्ट्स पब्लिक डोमेन में दे दिए। बीजेपी चुनाव आयोग में बोल रहा है और यहाँ कुछ उनका जो कागज दिखा रहा है, उसका क्या डेटा है, कहाँ का क्या है, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या है, उसका एपिक नंबर क्या है, ये बताओ तो हम भी देखें वेरीफाई करके तुम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, पहला चीज तो कि बंगाल का बीजेपी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो लोग अगर 10 बात बोलते हैं उसमें 9 बात झूठ होता है। और दूसरी बात यह है कि हम चुनाव आयोग से सवाल पूछेंगे। शुभेंदु अधिकारी यहाँ लगातार बोलता रहा कि यहाँ पे जो है 16 लाख रोहिंग्या का नाम है, ये लगातार वो बोलता रहा, अखबार में छपा है। 16 लाख रोहिंग्या पूरा दुनिया में नहीं है, पूरा दुनिया भर में जो है 11-12 लाख रोहिंग्या है, उसमें 10 लाख जो है कॉक्स बाजार में है, भाग के कॉक्स बाजार में आके कैंप में रह रहे, रिफ्यूजी कैंप। तो वो 16 लाख कहाँ से रोहिंग्या पैदा ही नहीं तो हुआ है, आज तक दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुआ, तो वो बंगाल में कैसे आ गए? तो ये लगातार वो गलत बयानी कर रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो ये पक्षपात है, हम समझते हैं पूरा। और जनता से हमारा यही अपील है कि बंगाल का बीजेपी खास करके जो भी बात बोल रहे हैं, वो शुभेंदु या उनका जो भी बाकी सब लोग हैं, इनका बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सर आखिरी सवाल थोड़ा पॉलिटिकल है। तमिलनाडु की सीएम स्टालिन, केरला की सरकार सब सुप्रीम कोर्ट में ईसाइयों के खिलाफ गई, ममता बनर्जी भी खिलाफ बोल रही है, सब दिख रही है, लेकिन कोर्ट नहीं जा रही। इसके पीछे तृणमूल भी एक याचिका डाला है, हाँ, लेकिन उनका हमारा जैसे कांग्रेस का जो याचिका है वो हमारा प्रदेश कांग्रेस का जो अध्यक्ष है शुभंकर सरकार जी, उनके नाम पे जो है टीएमसी का कोई एमपी है, दोला सेन शायद है, अच्छा दोला सेन, हाँ एक्स एमपी है, उनके नाम पे वो लोग याचिका डाले हैं करके मैं सुना। तमिलनाडु गवर्नमेंट वहां गई है कोर्ट में, केरला गवर्नमेंट नहीं, वो तो देखिए उसमें तो सवाल, आप अगर पश्चिम बंगाल का जो सरकार है और मुख्यमंत्री है उनके बारे में तो हमारा बहुत सारे आलोचना है। तमिलनाडु में वो याचिका जो वो लोग डाला है वो सब मिलके डाले हैं। वो उससे पहले वहाँ जो चीफ मिनिस्टर है वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, बंगाल में कहाँ हुआ है? चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, एसआईआर शुरू होने से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए था चीफ मिनिस्टर को, सबको एक जगह कर। ये तो सिर्फ वोट का माने बात नहीं है कि भाई पार्टीज का, ये तो सबका अधिकार का बात है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है, इसमें सबको इकट्ठा करने का जरूरत था। चीफ मिनिस्टर्स का ऐसा इनिशिएटिव होना जरूरी था, उन्होंने तो नहीं लिया। अब कोर्ट में हम देखेंगे, हम चाहते हैं कि सब मिलके ही लड़े, जो भी एक बात बोल रहा है वो सब साथ मिलके ही जो है लड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस का सरकार है, मुख्यमंत्री है, उनका वो जो बार बार जो गलती कर रहे हैं वो ये कि वो केंद्र में इंडिया अलायंस का वो पार्ट है, लेकिन जैसे ही वो बंगाल में आ रहे हैं उनका है कि तृणमूल कांग्रेस जैसे अकेला पार्टी, सेकुलर पार्टी है, बाकी और पार्टी यहाँ पे और कोई जो है नहीं, हम अकेले हैं, हम और किसी को हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये उनका जो रवैया है वो सेकुलरिज्म को रक्षा करने के लिए, डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए जो एटीट्यूड होना चाहिए, ये एटीट्यूड वो नहीं है, ये हानिकारक है यूनिटी के लिए, इंडिया अलायंस का यूनिटी के लिए ये हानिकारक है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने साफ न्यूज़ के लिए वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।